आदित्यनाथ योगी जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आप दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि इस बार फिर से आपकी सरकार, और वो भी 300 के पार, 37 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बल पर प्रधानमंत्री जी के नाम और उनके काम पर जनता जनार्दन के बीच में है, और रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही हम लोग सार्वजनिक जीवन में आकर के जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। और मैं इसीलिए विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार सीटें प्राप्त करेगी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन योगी जी, विपक्ष कह रहा है कि किसान आपसे नाराज़ हैं अभी भी, चाहे कानून वापस हो गए हों। साथ ही आपके कुछ पिछड़ी जाति के कुछ नेता जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जाटों के साथ समीकरण नहीं सध पाए हैं। तो ऐसे में ये 300 पार का आंकड़ा कैसे सधेगा? हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो विपक्ष जातिवाद की बात करता है। हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो वे परिवारवाद की बात करते हैं। हम लोग प्रदेश के समग्र विकास की बात करते हैं, जिसमें गांव भी है, गरीब भी है, किसान भी है, नौजवान भी है, महिलाएं भी हैं, इन सबके कल्याण और इनके उत्थान की बात करते हैं। तो ये लोग प्रदेश में फिर से जिन्ना की राख अड़ाते हैं। हम लोग नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था करते हैं, तो ये लोग माफियाओं के प्रति और पेशेवर अपराधियों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करते हैं। एक अवसरवादी गठबंधन जिसे प्रदेश की जनता ने बार बार ठुकराया है, 2014 में भी बना था, 2017 में भी 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में बनी थी, 2019 में एक महागठबंधन बनाया गया था। प्रदेश की जनता ने बार बार इस अवसरवादी गठबंधन को और जिन लोगों की नाम, उनका काम और उनकी सोच ही पूरी तरीके से बनावटीपन हो, उसको मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब स्वीकार कर पाएगी। उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के जिस मुद्दे पर पिछले 7-8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ में है, यह अनवरत आगे भी चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। आपने जिन्ना का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो जिन्ना का बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन अखिलेश तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए पाकिस्तान को दुश्मन बनाती है, जबकि पाकिस्तान तो वो कह रहे हैं दुश्मन है ही नहीं। वही तो हम कह रहे हैं ना कि यही सोच है जो विकास के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जिन्ना या पाकिस्तान का मुद्दा बीच में लेके आती है। क्योंकि जब विकास की चर्चा होगी तो जनता उनसे हिसाब चाहेगी कि चार कार्यकाल का हिसाब क्या है। जब सुशासन की बात होगी तो जनता उनसे हिसाब मांगेगी कि आखिर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था वे लोग कब दे पाए थे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता उनसे प्रश्न करेगी। इन सभी प्रश्नों से बचने के लिए उन्होंने आसान सा मुद्दा निकाला है कि वे जिन्ना का मुद्दा छेड़ेंगे, पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ेंगे, तो हो सकता है उन्हें पोलराइज करने में कुछ मदद मिल जाए। अरे वो तो उल्टा आप पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग पोलराइज करते हैं। पाकिस्तान का मुद्दा हमने नहीं छेड़ा था, जिन्ना का मुद्दा भी हमने नहीं छेड़ा था। याद करिए कि पाकिस्तान और जिन्ना का मुद्दा ये समाजवादी पार्टी ने छेड़ा। जिस दिन पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, सरदार पटेल जी की पावन जयंती के आयोजन के साथ जुड़ करके भारत की अखंडता के शिल्पी का सम्मान दिवस मना रहा था, उनकी जयंती के पावन अवसर पर उन्हें सम्मान दे रहा था,
उस दिन राष्ट्र नायक सरदार पटेल के सामने समाजवादी पार्टी खलनायक जिन्ना की पूजा कर रही थी। ये तो राष्ट्र नायकों का अपमान है। ये मुद्दा बीजेपी ने इसका प्रतिकार जरूर किया और करना भी चाहिए था। हर राष्ट्रभक्त को प्रतिरोध करना होगा। जो भी भारत राष्ट्र की एकता और अखंडता का पक्षधर है, वह हर व्यक्ति जिन्ना को खलनायक के रूप में देखता है। यानी अगर आप भारतीय हैं तो आप जिन्ना की जय जयकार नहीं कर सकते? एकदम नहीं किया जाना चाहिए। जिन्ना भारत की एकता के विखंडन का आधार है, भारत गणराज्य के विखंडन का एक खलनायक है। और जिन्ना की और वो तो उन्हें आजादी का नायक कहते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं ना, यही विकृत सोच है। देश की आजादी की लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, लौह पुरुष सरदार पटेल के नेतृत्व में और उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के नेतृत्व में हुआ है, जिन्हें पूरा देश सम्मान देता है। लेकिन डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करके लाखों भारतीयों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार जिन्ना, भारत की सनातन एकता को खंडित करने वाला जिन्ना, ये समाजवादी पार्टी का नायक हो सकता है। राष्ट्र के लिए वह हमेशा खलनायक ही रहेगा। चलिए, तो जिन्ना तो खलनायक हो गए हैं। योगी जी, हम लोग ग्राउंड पर जाते हैं। हमारी टीम जो है पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह रिपोर्ट कर रही हैं। एक फैक्टर हमने देखा है कि एंटी इनकम्बेंसी, पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं कि सीएम से एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सीएम पसंद है, सर्वे में भी सीएम पहली पसंद है, लेकिन विधायकों से एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और ठीक ठाक तादाद में दिख रही है। तो ये एक समस्या हो सकती है आपके लिए? देखिए, लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। ये मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। चुनाव पार्टी लड़ रही है, व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। और हम भी जनता जनार्दन से ये अपील कर रहे हैं। हो सकता है विधायक की सक्रियता या किसी अन्य कारणों से बहुत सारी अपेक्षाएं हो जाती हैं। उन अपेक्षाओं में हो सकता है किसी एक पर खरा न उतरा हो, दो पे खरा न उतरा हो, लेकिन आज जो परिवर्तन प्रदेश में दिख रहा है, आज जो सुरक्षा का बेहतर माहौल है, आज जो विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश की जनता को दे रही है, आज जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की बदौलत मिल रहा है। इसलिए चुनाव चिन्ह ये पार्टी का है, इस पे लोगों को वोट देना है। उनसे अपील यही की जा रही है। योगी जी के नाम पर नहीं, मैं क्या बीजेपी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर भी। लेकिन हमारा ग्राउंड की रिपोर्ट कहती है कि योगी जी और मोदी जी के नाम पर वोट जनता ज्यादा देना पसंद कर रही है। ना, मोदी जी और योगी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही नाम पर है। ठीक है। अगला सवाल ये कि जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, अमित शाह जी का एक बयान था जिसपे उन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है, ये विचारधारा का चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव मत देखिए इसे, आप इसे विचारधारा के चुनाव के तौर पर देखिए, और ये चुनाव हिंदुस्तान की किस्मत तय करेगा। भाई समझाइए ज़रा कि एक स्टेट का चुनाव हिंदुस्तान की विचारधारा कैसे बनाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद जो भी राज्य आते हैं वह उत्तर प्रदेश के आधे से कम ही है जी। अगर आबादी के हिसाब से आप देखेंगे, देश के अंदर 80 लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। देश की आस्था उत्तर प्रदेश में निवास करती है और उत्तर प्रदेश का चुनाव मायने इस बात को ले रखता है क्योंकि दोनों प्रकार की ताकतें उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश करेंगी। एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत के उत्थान और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने वाली भारत समर्थक वे ताकतें जो भारत का विकास, भारत की एकता और अखंडता, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। दूसरी तरफ वे ताकतें भी हैं,
यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कैंप कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जो भारत को एक विकसित और दुनिया की एक ताकत के रूप में नहीं देखना चाहते। कैंप कर रहे हैं जो लोग भारत को के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जब वैश्विक मंच पर होते हैं तो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के किसी कोने में होते हैं तो उत्तर प्रदेश के खिलाफ बोलते हैं, और वह कहीं जातीय वैमनस्यता पैदा करते हैं, कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने का प्रयास करते हैं, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी शरारत जरूर करते हैं जिससे भारत की एक गलत छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत की जा सके। वे लोग भी इस चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। आप तो बहुत बेबाक बोलते हैं, तो आप नाम भी ले दीजिए इन लोगों के। मैं क्या कर रहा हूं ना, ऐसे लोगों के नाम लेना मुझे लगता है समय पर उनको सही आईना दिखाने के लिए ही होगा। मुझे लगता है कि अभी उसकी खिचड़ी पकने दीजिए, उनको सही ढंग से एक्सपोज भी किया जाएगा। सही ढंग से वक्त है, 10 मार्च के बाद आएगा वो वक्त? मैंने कहा तो वह पहले भी आ सकता, बाद भी आएगा। बाद भी आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये एक आरोप लग रहा है कि आपके पास विकास का मुद्दा, विपक्ष ये कह रहा है कि आपके पास विकास के मुद्दे नहीं बचे हैं गिनाने के लिए, और इसीलिए आप कैराना में घर वापसी करवाई आपने, मुजफ्फरनगर के दंगे याद दिला रहे हैं, यहाँ तक कि आप राम भक्तों पर गोली चली उस इतिहास के पन्ने को भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपने काम नहीं है। देखिए, यही तो विपक्ष की समस्या है कि वह कार्य पे चुनाव में आना ही नहीं चाहता और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहता। मैं पूछना चाहता हूं, सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों को प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी कांग्रेस को 55 वर्षों तक प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाज पार्टी को 3 बार इन्होंने प्रदेश की सत्ता का संचालन किया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ करके एक साथ बना लूं, इन तीनों का संयुक्त कार्यकाल जोड़ लूं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 5 वर्ष की डबल इंजन की सरकार ने 33 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में बना रही है। 33 में से 17 मेडिकल कॉलेज इसी सत्र में संचालित हो चुके हैं। शेष पर कार्य चल रहा है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की ये डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है कि 70 वर्षों में प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे बने थे। आज 7 एक्सप्रेसवे या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे उद्घाटन हो चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये सभी पर कार्य हो रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 2 किलोमीटर मेट्रो बिछी थी। आज 5 सिटी में मेट्रो का संचालन हो रहा है। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 2 सिटी एयर कनेक्टिविटी से जुड़े थे। आज 9 एयरपोर्ट हमारे फंक्शनल हैं और 75 गंतव्यों में वायु सेवा उत्तर प्रदेश से चल रही है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर यूपी में बन रहा है। उत्तर प्रदेश की जो इनकम थी, प्रवृत्ति आय थी, वह 1947 से 2017 के बीच 70 वर्षों में 43,000 करोड़ पहुंची थी। 4300 यानी पर एनम 43,000 थी। आज वह बढ़कर के 75,000 करोड़ तक पहुंची पर एनम पहुंची है, यानी दुगनी 5 वर्ष में हो गई है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है, यह 70 वर्षों में जितनी पहुंची थी 5 वर्ष में उससे दुगनी हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आय 1947 से 2017 के बीच में जितनी हुई थी, आज उस किसानों की आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। पिछली सरकार के समय जो वार्षिक बजट यूपी का होता था वो मात्र 2 लाख करोड़ का होता था, और यहाँ पे 2.5 लाख करोड़ से ऊपर हम केवल किसान के खाते में भेज चुके हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आंखों को खोलने वाले होने चाहिए, लेकिन आंखें नहीं खुलती, दिल जलता है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इनके समय में
21 चीनी मिलें बंद हुई थी, यानी 10 वर्ष में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी। हमने कोरोना कालखंड में भी कोई चीनी मिल बंद नहीं होने दी। 119 चीनी मिलें चलाई, बंद चीनी मिलों को चलाया। चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि छपरौली में रमाला चीनी मिल हमारी सरकार ने बनाई। मुंडेरवा की चीनी मिल, जहां पे किसानों पर पिछली सरकारों में गोलियां चली थी, उस चीनी वहां पर एक नई चीनी मिल भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने लगाई। गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल बंद हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने नई चीनी मिल वहां पे स्थापित कराई। यानी विकास का पहिया थमने नहीं दिया। एक डेवलपमेंट के मुद्दे पर देखेंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या हो गई थी 2017 के पहले, कि जहां से सड़कों पर गड्ढे दिखाई दे अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद, तो समझ लो यूपी आ गया। नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा जुड़ी है, बिहार से जुड़ी है, झारखंड से जुड़ी है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी है, मध्य प्रदेश से जुड़ी है, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, आज ये सभी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ चुकी है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ चुका है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के बारे में एक कहावत थी कि सायंकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो, समझ लो उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो गया। आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में, हर गांव में 24 घंटे बिजली मिल रही है। ये भी डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही किया गया कार्य है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये तो एक है डेवलपमेंट का। दूसरा, अगर ये इसी की चर्चा करना चाहते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनके मुख्यमंत्री आते थे, पहले अपना मकान बनाते थे। डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों का मकान बनाया है। 43,50,000 से अधिक गरीबों का मकान बना है। 1,21,000 मजरों में बिजली पहुंचाई है। 1,43,00,000 गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,56,00,000 गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन पहुंचाए हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं के, दिव्यांग जनों के पेंशन रोक दिए गए थे। वह पैसा इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैडर को समाजवादी पेंशन के नाम पे डाइवर्ट कर दिया था। हमारी सरकार आई, हमने कहा भी पेंशन गरीबों के लिए होती है, किसी पार्टी के कैडर के लिए नहीं होती है, और ये पैसा इन्हीं को मिलना चाहिए। फिर हमने अभियान चलाया जी। आज 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ हमारी सरकार दे रही है। 9 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की प्रतिवर्ष की गारंटी दी जा रही है जी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का कमाल है कि कोरोना कालखंड में विपक्ष का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और 15 करोड़ लोगों को डबल इंजन की सरकार है तो अन्न का भी डबल डोज हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में स्थितियां जो हैं वो और राज्यों के मुकाबले, ठीक है, वो एक ऐसी महामारी थी जो पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए चुनौती थी। बड़ी बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा गईं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया। लेकिन विपक्ष जो है वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानेगा इसलिए नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं आप गलत बयानी कर रहे हैं, और मीडिया भी वो कह रहे हैं कि गलत कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो मानेंगे इसलिए नहीं क्योंकि इन 2 वर्षों तक इनका कहीं भी अता पता नहीं था। ये सब होम आइसोलेशन में थे, और जनता जनार्दन भी इस बात के लिए इंतजार कर रही है कि चुनाव आएगा तो इनको फिर से होम आइसोलेशन में भेजना है। फिर से इनको होम आइसोलेशन में भेजना है, क्योंकि ये वहीं लायक हैं। ये लोग म्यूजियम में रखने की आइटम है या कोल्ड स्टोरेज में रखने की आइटम है, सत्ता के सिंहासन में पहुंचने वाला प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, सारे मुश्किल सवालों के बीच में अभी ज़रा मैं, क्योंकि आपने जो ये पूरी तुकबंदी कही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत एकदम ऐसे वन लाइनर लाते हैं जो एकदम दिल को चीरते हुए चले जाते हैं विपक्षियों के, और एकदम हिट हो जाते हैं। ये स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं? नहीं, मैं तो जनता जनार्दन के बीच में रहता हूँ, जनता जो बोलती है मैं उसको बोलता हूँ।
जनता के मन की बात आप करते हैं और इसीलिए शायद यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी भले ही विधायकों के लिए दिख जाए लेकिन सीएम साहब के लिए अभी ग्राउंड पर दिख नहीं रही है। चलिए, एक और आरोप जो है विपक्ष का, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इतने सारे, जितने आपने विकास कार्य गिनवाए हैं, अगर इतने सारे विकास कार्य आपके पास हैं गिनवाने के लिए, तो फिर आप दंगों की बात, आप कैराना में घर वापसी की बात, इन तमाम मुद्दों को हाईलाइट करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप तो विकास की बात करते हैं। विकास की बात भी करेंगे और कैराना हो या मुजफ्फरनगर, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसलिए इसकी चर्चा करेंगे क्योंकि यह प्रदेश की छवि के साथ जुड़ा हुआ और प्रदेश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा था। प्रदेश की छवि इसके साथ जुड़ी हुई थी क्योंकि इसके कारण प्रदेश दंगाग्रस्त प्रदेश घोषित हुआ था। इसके कारण प्रदेश अपराधग्रस्त हुआ था। इसके कारण प्रदेश की बदनामी हुई थी कि कैराना और कांधला से पलायन हो रहा है, सरेआम व्यापारियों की हत्या होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में सुरक्षा का बेहतर माहौल मिला। आज जो व्यापारी पलायन कर गए थे वापस कैराना में वापस आए हैं और कैराना में वापस आकर के फिर से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी या अन्य सरकारें वहां पे सुरक्षा का ये माहौल नहीं दे पाई थी। इस समय कोई दंगा यूपी में नहीं हुआ 5 वर्षों में। उल्टा आपने दंगाइयों से संपत्ति और उनसे वसूल ली है। देखिए, ये किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की हनक अपराधियों के मन में होनी चाहिए। देखिए, किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का जनता के मन में सद्भावना का भाव होना चाहिए, उनके मन में एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के रूप में जब मैं जनता के बीच में जाता हूं तो पब्लिक का रिस्पांस देखने लायक होता है और ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है कि वह एक आत्मीयता का भाव रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुख्यमंत्री के रूप में मैंने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को पूरी आत्मीयता के साथ, पूरी संवेदना के साथ, उसके साथ संवेदनशील व्यवहार किया, उसके सुख दुख में सहभागी बने रहे। वह उसी भाव के साथ हम लोगों को भी वही सम्मान देता है। लेकिन क्या यही भाव पूर्व के मुख्यमंत्रियों के प्रति भी था क्या? एक दूसरा, ये संवेदना जो सपा, बसपा, कांग्रेस अपराधियों के प्रति दिखा रही है, दंगाइयों के प्रति दिखा रही है, पेशेवर माफियाओं के प्रति दिखा रही है, अगर यही संवेदना ये लोग गरीबों के प्रति दिखाते, किसानों के प्रति दिखाते, बेटियों की सुरक्षा के प्रति दिखाते, प्रदेश के विकास के प्रति दिखाते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिए इतनी संवेदना दिखाते, तो उनकी दुर्गति ऐसी क्यों होती? उनके सामने पहचान का संकट, स्वयं के लिए संकट, अस्तित्व के संकट को बचाने की नौबत क्यों आती? हम तो 5 साल सरकार शानदार तरीके से चलाने के बाद फिर जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे लगता है कोई ओपिनियन पोल ऐसा नहीं होगा जो ये कह सकता हो कि बीजेपी फिर से नहीं आ रही है। देखिए, अभी तो तमाम ओपिनियन पोल हों या फिर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स की जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, लगभग हमारी 50 टीमें जो हैं अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, तो वो यही कह रही है कि ठीक है, एडवांटेज बीजेपी मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ सवाल भी आ रहे हैं जनता के बीच में, वो सवाल भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे जनता इस मामले में कोई दो राय नहीं है। आप एक आम आदमी से पूछ लीजिए, आप एक खास आदमी से पूछ लीजिए, आप व्यापारी से पूछ लीजिए, आप सर्विस क्लास से पूछ लीजिए कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। लेकिन सवाल रोजगार और महंगाई को लेकर भी जनता आपसे पूछ रही है, वहां पर उनको लगता है कमी रह गई है। देखिए, पिछले 2 वर्ष तो कोरोना महामारी ने पूरी तरह निगले हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त हुई है। स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है कोरोना के कारण, तो इसका असर अर्थव्यवस्था के साथ साथ महंगाई पर थोड़ा बहुत पड़ेगा और पड़ा है। लेकिन इस बात को भी मान के चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस दौरान हर एक व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बने रहे। देखिए, ये फ्री में राशन, हर जनधन अकाउंट धारी के खाते में 500 रुपया देना, श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता देना, वृद्धजनों को और अन्य नागरिकों को भी विशेष स्पेशल भत्ता देना,
गरीब परिवारों को या जनधन अकाउंटधारी लोगों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, ये सब काम भी सरकार के स्तर पर एक संबल के रूप में दिया गया। और यही नहीं, दीपावली के दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 12-12 रुपये की कमी की गई थी। ये पहली बार देखने को मिला होगा कि राज्य, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के 12 रुपये पर लीटर डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर रही हो। ये एक पक्ष है जी। दूसरा, आबादी के हिसाब से बेरोजगारी पर भी, रोजगार पर भी असर पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने, जिस उत्तर प्रदेश से व्यापक पलायन था, कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग तो प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस यूपी में आए। उन सबके हाथों, उनकी स्किल मैपिंग करके उन सबके हाथों को भी काम दिया गया। इसके अलावा प्रदेश में पिछले 5 साल में 5 लाख नौकरी लगी, सरकारी नौकरी। इस नौकरी में कोई भाई भतीजावाद नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी की शिकायत नहीं है। ये यूपी के ही नौजवानों की नौकरी लगी है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल हुआ, इस बेहतर माहौल में प्रदेश के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। इस निवेश ने 1 करोड़ 61 लाख से अधिक प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित किया। और तीसरा, परंपरागत उद्यम के लिए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से मिलकर के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी यूनिक योजना चलाई जी। इसने परंपरागत उद्यम को एक नई ऊंचाइयां दी। इसमें 60 लाख से अधिक स्वतः रोजगार की संभावनाएं खुली। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव में निवास करने वाले उन लोगों के लिए, गांव का धोबी है, गांव का मोची है, गांव का कुम्हार है, गांव का कारपेंटर है, गांव का राजमिस्त्री है, गांव का हलवाई है, इन सब की स्किल मैपिंग करना, इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम करते हुए इनको एक निश्चित मानदेय उपलब्ध कराना, फिर बैंकों से इनको जोड़ना, फिर इनको सब्सिडी दे करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना। जी। आज उत्तर प्रदेश का हर गांव में बैंक की सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहां पर पोषण मिशन के कार्य को महिला स्वयंसेवी समूह संचालित कर रही हैं। हर स्तर पर कार्य हुआ है, रोजगार सृजन का कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक जी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जितनी महिला स्ट्रेंथ थी, जितनी महिला पुलिस कर्मी और अधिकारी थे, आज उससे 3 गुना है। ये सब इस दौरान भर्ती हुई है, इनकी ट्रेनिंग हुई और आज वे अपनी सेवाएं दे रही हैं यूपी पुलिस को। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में हमें उससे मदद मिली। 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती हुई और उसमें 30 से 40% केवल महिला शिक्षक भर्ती हुई हैं। ये यूपी के अंदर यही रोजगार उपलब्ध कराने का काम हुआ है, यही नौकरी भी है। तो ये बेहतर प्रयास सरकार का हुआ है। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसके साथ कोई लेन देन हुआ हो। भर्ती पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक हुई है और इसको और तेज करने के लिए सरकार के प्रयास चल रहे हैं। हमें कोरोना प्रबंधन भी करना है, जीवन को भी बचाना है और जीविका को भी बचाने की सरकार की कवायद चल रही है। और मेरा अनुमान है 3rd वेव को अगले 10 दिन के अंदर हम कंट्रोल कर लेंगे जी। फिर हमारी एक्सरसाइज उसमें प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, तो ये आपने बहुत बेबाकी से स्वीकार किया कि जहां कुछ कमियां रह गई हैं वहां उन्हें दुरुस्त भी करेंगे, ये एक अच्छी बात है। आपने कानून व्यवस्था की बात की। आप कहते हैं कि लाल टोपी जहां भी देख लें, समाजवादी पार्टी की सरकार उनको तमंचावादी कहते हैं, तमाम तरह की आलोचना करते हैं और निश्चित तौर पर आपने उस दिशा में बेहतर काम किया है तो आलोचना आप कर भी सकते हैं। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाई आप पहले अपने घर तो देखिए, आप शतक लगाने जा रहे हैं आपराधिक छवि वाले नेताओं को टिकट देने का, इस पर क्या कहें? देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी पेशेवर माफिया, पेशेवर दंगाई और हिस्ट्री शीटर को टिकट नहीं दी है। राजनीतिक मुकदमे हो सकते हैं, धरना प्रदर्शन किया, राजनीतिक कारणों से किसी पे मुकदमे हो सकते हैं, लेकिन कोई पेशेवर माफिया और अपराधी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं है। लेकिन उनकी सरकार के समय क्या स्थिति है? उनकी जो सूची आई है, सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा खड़ी हो रही है। प्रतिस्पर्धा सपा बसपा कांग्रेस में इस बात को लेकर कि कौन कितने बड़े सातिर अपराधी और माफिया को टिकट दे सके। कैराना में इनका प्रत्याशी सरेआम धमकी देता है,
उसके गुर्गे लगातार पब्लिक के सामने धमकाने का कार्य कर रही है, अभी भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर के दंगाइयों को, बुलंदशहर के उपद्रवियों को, तालिबान का खुलेआम बेशर्मी के साथ समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में लोग टिकट देते हैं। ये सब क्या है? और फिर प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम इन चीजों को हमें देखना होता है कि कानून व्यवस्था के लिए संकट बनने वाले किसी भी व्यक्ति को राजनीति में आकर के और प्रशासनिक व्यवस्था को बंधक बनाने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए जी, कभी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज तो आपने कह दिया ना अपने संबोधन में कि जिन लोगों को गर्मी चढ़ी हुई है आप उसको दुरुस्त कर देंगे और आप अप्रैल मई के महीने में भी यहाँ शिमला बना देंगे। ये क्या फॉर्मूला है आपका? देखिए, मैंने तो इस बात को कहा ही क्योंकि बराबर कैराना, मुजफ्फरनगर से जिन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को विपक्षी दलों ने अपना प्रत्याशी बनाया है, उनके द्वारा जनता को धमकाने के कुछ वीडियो सामने आए थे। उसी पर हमने कहा कि अभी इनकी गर्मी शांत नहीं हुई है, चुनाव आए हैं, अपने बिलों से निकल करके अपनी गर्मी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 10 मार्च के बाद ये गर्मी सब शांत हो जाएगी, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ सख्त। देखिए, कानून अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बीजेपी सरकार ने काम किया था और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे भी कार्य करेगी। लेकिन इस पर भी सवाल उठते हैं, कहते हैं कि आपका बुलडोजर जो है, आप बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने लगे हैं जनता के बीच में, तो वो कहते हैं कि आपका बुलडोजर जो है चलता है, जनता बहुत खुश होती है कि भाई देखो हमारे छोटे छोटे मकान ढा दिए जाते थे जरा सी गलती पर, अब बड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्ष कहता है कि भाई आपका बुलडोजर जो है जाति और धर्म देख के अपनी दिशा तय करता है। देखिए, जो अपराधी है, अपराधी की कोई जाति, कोई मत और मजहब नहीं होता। जो समाज की सुरक्षा के लिए खतरा है, जो कानून को बंधक बना करके पूरी व्यवस्था को ठेंगा दिखाने का कार्य कर रहा है, जिसने सरकारी संपत्ति पर अवैध निर्माण किया है, कानून के दायरे में लाकर के उस अवैध कार्य के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी ही चाहिए। और बुलडोजर उसी अवैध कार्रवाई के खिलाफ होती है। बुलडोजर किसी निर्दोष के घर में नहीं चढ़ता है। जो अवैध है, अनैतिक है, उसी पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होती है और उसी पर कार्रवाई होगी भी। ठीक है, एक और चीज़, हम ग्राउंड रिपोर्ट पर न्यूज़ नेशन के तमाम रिपोर्टर्स निकल रहे हैं, तो एक और चीज़ जब हमने जानी, आप लोगों ने मदरसों पर बहुत सख्ती बढ़ाई थी। मुस्लिम तबके को ये लगता है कि आप ने कोशिश की कि जो मदरसा एजुकेशन है उसको आप डिक्टेट करना चाह रहे हैं, फिर देवबंद में आप पीटीएस का सेंटर बना देते हैं। क्या कहीं आपके मन में ये सोच है, जैसे कि कई लोगों के मन में भी है, मदरसों का और आतंक का कनेक्शन है? देखिए, मेरा ये मानना है कि शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला होती है और अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ हम उसको जोड़ें। मदरसों की शिक्षा हो सकता है उनके लिए आवश्यक हो जिन्हें अपने मजहबी कर्मों में को ही आगे बढ़ाना है, लेकिन जिसे अच्छा वैज्ञानिक बनना है, जिससे अच्छा कलाकार बनना है, जिससे अच्छा साहित्यकार बनना है, जिसे अच्छा समाजशास्त्री बनना है, जिसे समाज में अच्छा सोशल वर्कर बनना है, उसे उन विशेषज्ञ, जिसे अच्छा चिकित्सक बनना है, अच्छा इंजीनियर बनना है, वे मदरसे की शिक्षा से नहीं बनेगा। उसे विशेषज्ञ शिक्षा लेनी ही होगी। और इसलिए हमारा विचार है कि जिसको केवल इस फील्ड में जाना है, जिसको मौलवी बनना है, मौलाना बनना है, मुंशी बनना है, वो अपनी मजहबी शिक्षा ले ले। लेकिन कितने लोगों को आप मौलवी बनाएंगे? कितने लोगों को आप मुंशी बनाएंगे? कितने लोगों को मुतवल्ली बनाएंगे? कितने लोगों को आप मौलाना बनाना चाहते हैं? एक सीमित संख्या होगी ना। क्या मदरसों में कट्टरपंथ पढ़ाया जाता है और उससे मुसलमान पिछड़ा रह जाता है? ये तो मुझे लगता है ये केवल हमारी स्टडी नहीं है, ये तो देश और दुनिया की पूरी स्टडी इस बात को बताती है। लेकिन
ये सोचने की आवश्यकता है, हमारा पहला धर्म क्या है। मुझे लगता है कि हर भारतीय का पहला धर्म होना चाहिए राष्ट्र धर्म, नेशन फर्स्ट। राष्ट्र पहला है। भारत की एकता और अखंडता पर किसी प्रकार की आंच ना आने पाए, ये प्रत्येक भारतीय का दायित्व बनना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की कोई आंच ना आने पाए, यह हर भारतीय का पहला दायित्व बनना चाहिए। वह किसी भी जाति, मत और मजहब का हो सकता है, लेकिन उसकी पहचान, व्यक्तिगत पहचान कोई मायने नहीं रखती। वह किस जाति, किस मत और मजहब का है, उसकी पहचान देश से है, भारत से है। अगर भारत मजबूत होता है तो उसका सम्मान भी बढ़ता है। भारत कमजोर होता है तो उसको भी अपनी पहचान का संकट उसके सामने। यानी आप कह रहे हैं पहले आप हिंदुस्तानी हैं और बाद में आप मुसलमान हैं? एकदम, मैं यही कह रहा हूं। मैं पहला भारतीय हूं और भारत के बाद तब फिर उसके बाद मेरी कोई अन्य पहचान होगी। अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो पहले हम अपने देश की पहचान को बोलेंगे, तब अपनी पहचान बोलेंगे। ऐसा नहीं कि मेरी पहचान मेरे देश से महत्वपूर्ण हो जाएगी, और यह स्वीकार्य नहीं हो सकता जी। अच्छा योगी जी, एक आरोप लगा आपके, एक बयान था आपका, हालांकि आपने उसका संदर्भ अलग बताया था, 80 बनाम 20। आरोप लगाया आपके आलोचकों ने, विपक्षियों ने, कि भाई ये आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। अखिलेश जी बोले कि अपना गणित दुरुस्त कर लीजिए, इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएंगे आप। अगड़ा बनाम पिछड़ा, 85 बनाम 15% की लड़ाई है। मैंने कहा ना, ये लड़ाई राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रद्रोह का ही की है। ये लड़ाई विकास बनाम विनाश की है। ये लड़ाई सुशासन बनाम भ्रष्टाचार की है। और मेरा विश्वास है, जिन गरीबों को शासन की योजना का लाभ मिला है, जिन गरीबों को और जिन बेटियों को सुरक्षा मिली है, जिन लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, जिन लोगों को अयोध्या में राम मंदिर बनना अच्छा लगता है, कांवड़ यात्रा अच्छी लगती है, पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, वो अच्छा लगता है, जिन लोगों को लगता है कि पिछली सरकार सिपाही महोत्सव मनाती थी, हमने दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में किया, रंगोत्सव का आयोजन बरसाना में किया, फर्क साफ है। ये जो फर्क साफ है ना, ये स्पष्ट दिखता है हर एक मुद्दे पर, और ये लड़ाई वहाँ 80 बनाम 20 की ओर लेके जाती है। और मैंने जो कहा ना, वही होगा भी। 80 बनाम 20 की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड रियलिटी पर भी देखने को मिल रही होगी। आप जाएंगे, 80% लोग बीजेपी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर, कमल निशान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं। 20 जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें माफियाओं की सागिर्दी अच्छी लगती है, जिन्हें विघटन और आगजनी अच्छी लगती है, जिन्हें दंगा पसंद है, वे लोग अपने लिए स्वतंत्र रास्ता चयन करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। चुनाव के दौरान तो कम से कम इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उनको मैं आश्वस्त करता हूं, उनके पोस्टर चुनाव के दौरान तो नहीं चिपकने वाले हैं, लेकिन चुनाव के बाद कहीं भी दंगा करेंगे, फसाद करेंगे और आगजनी करेंगे तो पोस्टर फिर चस्पा होंगे, और फिर पोस्टर भी चस्पा होंगे और संपत्ति भी कुछ होगी जो आपने करके दिखाया है, वसूली भी होगी। अच्छा, आपने 80 बनाम 20 की बात की, मथुरा का भी जिक्र किया, तो इससे 2 सवाल जहन में आए हैं। हमारा एक शो है बड़े मियाँ किधर चले, क्योंकि कहा जाता है बीजेपी और मुस्लिम, योगी जी और मुस्लिम, इन दोनों के रिश्ते को हमने समझने की कोशिश करी। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कहूँगी कि अधिकांश, लेकिन एक ठीक ठाक नंबर था जिन्हें कहा था कि भाई हमें योगी जी के काम अच्छे लगते हैं लेकिन बयान अच्छे नहीं लगते, वो दिल को चुभ जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमारा वोट चाहते ही नहीं है, वो पहले से तय करके बैठे हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखिए, मैं व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के नाम पे कभी वोट नहीं मांगता, कभी नहीं मांगता। मुझे सार्वजनिक जीवन में आए हुए 24वां 25वां वर्ष होने जा रहा है, और कभी मैंने जाति, मत, मजहब के नाम पे किसी से वोट नहीं मांगा।
दिग्विजय सिंह तो कह रहे हैं आप मांगते हैं। हाँ, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी को कोई ज़मीनी यूपी के बारे में कोई जानकारी है नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वह अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने अनुसार अपने मुद्दे तय करते हैं, अपने अनुसार आरोप लगाते हैं, फिर उसको वापस लेते हैं। हम वो लोग उन लोगों में से नहीं हैं। मैंने जाति, मत और मजहब के नाम पे कभी वोट नहीं मांगा। हाँ, राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद और सुशासन के नाम पर हमने जनता के, जनार्दन के सामने अपनी बात को जरूर रखा और यही अपील की कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर इस पर विचार करिएगा। तो उनको आपके बयान क्यों नहीं पसंद आते काम के साथ? इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अगर उन्हें सरकार की कार्य अच्छे लग रहे हैं तो जो है उसको ही सच मानिए, जो नहीं है उसको मत मानिए। तो बयान नहीं बदलेंगे? मैंने कहा ना, जो सच है वही तो हम बोलेंगे। हमने जो किया वही तो बोलेंगे। हमने सड़क बनाई, एक्सप्रेसवे बनाई, एयरपोर्ट बनाए, गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया, बिना भेदभाव के दिया। हमने मकान दिए, 43 लाख मकान दिए। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, ये तो सबका साथ सबके विकास का भाव है। इसमें सब कुछ समाहित हो जाए। जो उत्तर प्रदेश में जन्मा है उस सुविधा का हकदार है, उसको मिलना चाहिए। ये पाप होगा अगर हम चेहरा देख करके योजना को बांटते, बंदर बांट करते हैं तो ये नहीं हो सकता है। एक मुख्यमंत्री के रूप पर मुझ पर उसका भी अधिकार बनता है, मुझे उसकी सुनवाई करनी पड़ती है और क्यों नहीं करूंगा मैं, ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। मैं हर एक की सुनूंगा, उसको सुरक्षा दूंगा, हर प्रकार का संरक्षण भी दूंगा, लेकिन हां, तंग दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। राष्ट्र की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए भारत के संविधान के दायरे में रहकर के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें तय करना होगा कि हमारे यहां की व्यवस्था फतवों से चलेगी या संविधान से चलेगी, ये तय करना होगा। अगर हम तय कर लेते हैं, भारत के संविधान पर रूढ़ विश्वास रखते हुए विकास और सुशासन के मुद्दे को अच्छा मानते हैं, 3 तलाक के मुद्दे का हम समर्थन करते हैं, फिर कहां से फिर कड़वाहट आती है? कोई कड़वाहट नहीं जी, कोई कड़वाहट नहीं। कोई हमारी खेत मेड़ का विवाद नहीं है, कोई पट्टीदारी का विवाद नहीं है। थोड़ा तुम बदलो, थोड़ा हम बदलेंगे। मैंने कहा ना, हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं और हम अपने मुद्दे को लेकर के आज भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने एक और बात कही और ये अच्छा संदेश है तमाम, क्योंकि वो शो हमारा काफ़ी पॉपुलर है, तो तमाम मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए जो चाहते थे कि ये सवाल पूछा जाए और मैंने इस मंच से पूछा भी। अगला आपने मथुरा का जिक्र किया, वहाँ के रंग महोत्सव का जिक्र किया। मथुरा के साथ ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या इस बार मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करवाने का संकल्प लिया जाएगा? क्या इस वादे को संकल्प पत्र में जगह मिलेगी? मैं जीर्णोद्धार नहीं, कृष्ण जन्मभूमि को अयोध्या की तर्ज पर मुक्त कराने की बात कह रही हूं। देखिए, जो मुद्दा नहीं है उसको हम मुद्दा नहीं मानते। हम जो भी कार्य करेंगे संवैधानिक दायरे में रहकर के करेंगे। ब्रज क्षेत्र का समग्र विकास होना चाहिए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद हमारी सरकार ने 4 साल पहले गठित करके वहां के समग्र विकास की कार्य योजना पहले ही लागू कर दी है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, ये सभी तीर्थों का समग्र विकास हो, इसके लिए सरकार पहले से कार्य कर रही है, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। वह हमारा पवित्र धाम है और वहाँ का समग्र विकास ये हमारा दायित्व है, हम कर रहे हैं। लेकिन लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई। जीर्णोद्धार की बात हुई, लोगों ने काशी को देखा, उन्हें अच्छा लगा कि ऐसा ही भव्य निर्माण यहाँ भी हो जाएगा। हम लोग उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इच्छाएं बढ़ जाती है ना आम आदमी की। मैंने वो क्या कह कहता रहा हूं ना, हर चीज संवैधानिक दायरे में रह करके, एक संवैधानिक पद पर रह करके, भारत के संविधान के दायरे में रह करके हम इन विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य, यानी कि इनकार उससे भी नहीं है। मैंने क्या कहा ना, जो भी संवैधानिक दायरे में होगा, संभव होगा, उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। एक आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनको हम याद करते हैं, नमन करते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर चलते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाया, हिंदुत्ववादी ने गांधी को मारा था, ट्वीट किया,
बार बार वो हिंदुत्व की यही परिभाषा करते हैं, गोडसे वर्सेस गांधी की लड़ाई जो है उससे और पार्टी को जोड़ते हैं। कोई देखिए, संदेश उनके लिए? गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और गांधी जी के विचारों की जितनी निर्ममतापूर्वक हत्या कांग्रेस ने की है उतना किसी ने नहीं की। गांधी जी के नाम पे सत्ता में आते रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ये लोग सत्ता में बार बार आते रहे, लेकिन गांधी जी के विचारों को कभी कांग्रेस ने अंगीकार नहीं किया, कभी नहीं किया। दूसरा, राहुल जी को गंभीरता से उनकी पार्टी नहीं लेती, देश क्या उनको गंभीरता से लेगा? कोई नहीं उनको गंभीरता से लेता है। और उनकी एक और विशेषता है, वे भारत के बाहर रहेंगे तो भारत की निंदा करेंगे, दक्षिण भारत में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की निंदा करेंगे, दिल्ली में रहेंगे तो हिंदुओं को गाली देंगे। ये उनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए लोग उन्हें गंभीरता से कभी नहीं लेते। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो खुद हिंदू हैं। ओह, मैंने कहा ना, हिंदुत्व की परिभाषा जो बीजेपी करती है वो पसंद नहीं होती। मैंने क्या कहा? वे क्या हैं क्या नहीं है ये देश जानता है, और ना मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है, ना मुझे कोई अधिकार है। लेकिन उनको कोई गंभीरता से लेता है ना, उनकी पार्टी उन्हें गंभीरता से नहीं लेती, तो हम लोग अनावश्यक रूप से उनकी बात करके अपना समय क्यों जाया करें? चलिए, समय उनका बात नहीं करते, उनकी बहन की बात कर लें। प्रियंका जी की जो कह रही हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो आपके दावों पर भी सवाल उठाती हैं कि सुरक्षा, जो महिला सुरक्षा है उसमें आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं, और उनकी जो लड़ाई है उसमें कितना दम नजर आता है। बहन भाई से ज़्यादा भारी पड़ेगी? ये तो देखिए उनके अपने पार्टी का विवाद है। भाई बहन में कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर के एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है, और उस प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वे लोग कांग्रेस के एक एक राज्य की सरकारों को डुबोने में भी कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, हर व्यक्ति जानता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कौन कितना सुरक्षित है, कौन कितना नहीं है, मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश का नागरिक कांग्रेस नेत्री के सर्टिफिकेट का इंतजार तो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है इन लोगों के बातों में और इनके कार्यों में, यानी इनके विचार में और इनके आचार में कितना समन्वय है। इसलिए लोग जब गंभीरता से उनको ही स्वयं नहीं लेते हैं तो वे लोग कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए स्वतंत्र है। चलिए, आपने तो आज एक अलग बात कर दी है कि दोनों भाई बहनों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, निश्चित तौर पर इस पर कांग्रेस के रिएक्शन आने वाले हैं। ये बताइए अब एक बात, जो एक और आरोप है, क्योंकि आज सारे वो सवाल हों जो जनता के मन में भी होते हैं और जो विपक्ष भी पूछता है, वो ये है कि आपकी पार्टी जो है, आप कहते हैं कि हम सबको शक्ल देख के विकास नहीं करते, ठीक है, लेकिन शक्ल देखकर आप टिकट बांटते हैं क्योंकि मुसलमानों को आप टिकट नहीं देते। देखिए, राजनीति में हम विकास की योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। सत्ता में है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के भाव के साथ हम कार्य करते हैं, एक टीम वर्क काम करती है। और इसलिए मकान दिया सबको, शौचालय दिया सबको, बिजली पहुंचाई सब जगह, कनेक्शन दिया सबको, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया सबको, बिना भेदभाव के दिया। लेकिन जब चुनावी मैदान में आते हैं तो विश्वसनीयता की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरता है ये भी एक मानक हो जाता है। तो साथ टिकट के लिए आवेदन करने वाले लोग और संगठन के साथ समन्वय के साथ साथ समर्थन उनके साथ कितना जुट रहा है ये भी देखना पड़ता है। जहां पर ये स्थिति होती है वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर काम अच्छा करेंगे तो मुसलमानों को भी टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को। अब ज़रा थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब आप सरकार में आए थे, आपने पदभार ग्रहण किया था, रोमियो स्क्वाड, लव जिहाद, ये तमाम कानूनों ने खूब सुर्खियाँ और खूब आलोचना, खूब सवाल हुए थे, उसको लेकर आज भी चर्चा होती है। आपको आज जब आपका कार्यकाल एक कंप्लीट होने जा रहा है, दूसरे चुनाव में आप जा रहे हैं, आपको लगता है वो ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश की? हाँ, क्यों नहीं थी, यही तो फर्क है। समाजवादी पार्टी को जब प्रदेश के अंदर सत्ता मिली थी
मुख्यमंत्री ने पहला फैसला लिया था राम जन्मभूमि पर हमला करने के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का उनका कुत्सित प्रयास था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में आई और मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया तो मैंने भी कुछ फैसले लिए थे। पहला फैसला था बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। मेरा दूसरा फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। मेरा तीसरा फैसला था प्रदेश में अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। ये फर्क साफ है, प्रदेश के बेटियों की सुरक्षा, प्रदेश के किसानों का सम्मान और प्रदेश में पशुपालकों का सम्मान। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्य था। हमारी संवेदना किसके प्रति है? बेटियों की सुरक्षा के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति, अपने पशुपालकों के प्रति। लेकिन समाजवादी पार्टी की संवेदना किसके प्रति थी? आतंकवादियों के प्रति। ये भी फर्क साफ प्रदेश की जनता ने देखा है। तो वह आवश्यकता थी। उसका अगला वर्जन आया लव जिहाद के लिए सख्त कानून बनाने का, और फिर उसका लेटेस्ट वर्जन जो हम लेकर के आए मिशन शक्ति के रूप में आए हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन। सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी हमारी सरकार ने तैनात की है। गांव के लोगों को गांव में ही बैंकिंग सुविधा। सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक की तैनाती जी। सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय की देखभाल की व्यवस्था गांव की ही महिला स्वयंसेवी समूह को उपलब्ध कराना। जिन गांवों में राशन कोटे की दुकान का विवाद होगा वो महिला स्वयंसेवी समूह उसका संचालन करेगी। पोषण मिशन के साथ प्रदेश के हर जनपद के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह का संचालन उसके साथ जोड़ना। ये उसी के अगले नए वर्जन आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 11 लाख बेटियों को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी दे देना। ये सभी उसी के नए वर्जन आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब सर्वे कराए जाते हैं और जब पूछा जाता है कि लोकप्रियता के बारे में, तो महिला वर्ग में आपकी लोकप्रियता जो है ना, वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता ही जाता है। क्यों नहीं मिलेगा? उनका आशीर्वाद तो बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन का कदम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी डिजिटल कैंपेन जब से लागू हुआ है, हम देख रहे हैं कि बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अखिलेश यादव घर पे बैठे हैं, वो डिजिटल कैंपेन ही कर रहे हैं। इसे दो तरह से देख रहे हैं। आपके आलोचक कहते हैं एक घबराई हुई सत्ताधारी पार्टी जो है वो पूरी ताकत झोंक रही है, और आपको पसंद करने वाले कहते हैं कि भाई देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक, अखिलेश जी को कोई बुला ही नहीं रहा है तो जाएंगे कहाँ? उनके यहाँ तो पार्टी का ही अंतर्द्वंद है। किस चाचा को खुश करें, किस चाचा को दूर भगाएं। महाभारत के सभी रिश्ते उनके पास हैं। कैसे? चाचा भी है, मामा भी है, काका भी है, भतीजे भी हैं, भाई बहन भी, सभी प्रकार के लोग हैं। तो कौन व्यक्ति कब नाराज हो जाए और कब टांग खिंचाई कर ले, उनको स्वयं भय रहता है कि कब कौन उनकी कुर्सी में आके बैठ जाए। इसलिए वे वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आराम से 12 बजे सो के उठेंगे, 1 बजे प्रेस कर देंगे, कैंपेन हो गया। रोज एक नया सगोपा छोड़ देंगे। उनको भी नहीं मालूम होगा कि जो बोल रहे हैं क्या इसकी वास्तविकता है। अरे एक नया चुके हैं वो। मैं वही कह रहा हूँ ना। देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रदेश का दुर्भाग्य था कि ऐसे लोग जिनको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं, प्रदेश की भौगोलिक सामाजिक स्थिति की कोई जानकारी नहीं, वे लोग भी सत्ता का संचालन किए हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ गया होगा ये हर व्यक्ति जानता है। इसलिए 1 बजे एक मीडिया ब्रीफिंग कर देंगे, 5 मिनट के लिए आकर के एक सौगोपा छोड़ देंगे, फिर मीडिया उसमें 24 घंटे उस पर बहस करेगी, फिर अगले दिन के लिए उनके पास एक नया मुद्दा आ जाएगा, फिर अपने दिन भर का उनका कैंपेन इससे चल लेता है। लेकिन एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में हर मतदाता का सम्मान करती है और उसका संरक्षण भी करती है।
कोरोना कालखंड है, भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ सुनिश्चित गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन का पालन करते हुए डोर टू डोर कैंपेन करना और की वोटर के साथ 500, 700 जो भी अनुमन्य है उतने की वोटर के साथ संवाद बनाना। जी, ये भारतीय जनता पार्टी का हर स्तर का पदाधिकारी परमिशन लेकर के उस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। जी, और मुझे लगता है कि इसका पालन होना भी चाहिए। चुनाव है तो चुनाव को उत्सव के रूप में लिया जाना चाहिए। कोरोना है, ठीक है, बड़ी रैली नहीं होगी, हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेंगे। जी, हम उसका पालन कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी, एक तस्वीर थी जो खूब चर्चा का विषय बनी थी। खबरें आने लग गई थी कि लखनऊ और दिल्ली में दूरियां बढ़ गईं, तो तस्वीर आती है जिसमें प्रधानमंत्री का हाथ आपके कंधे पर होता है। तस्वीर सबने देखी, एक सोशल मीडिया पे एक पूरा कैंपेन चल गया, कैप्शन दिस, और सबने अपने अपने हिसाब से कैप्शन दिए। लेकिन आज हम इस मंच पर बैठे हैं, आप बताएंगे कि क्या बात हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख हैं, वे देश के अभिभावक हैं। भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयास को हर भारतीय खुले हृदय से स्वागत और सम्मान करता है। और कोरोना कालखंड में एक अभिभावक के रूप में जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी ने दिया पूरे देश को, जिस प्रकार का नेतृत्व दिया, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है। स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक के रूप में प्रदेश के विकास के लिए सदैव उनका मार्गदर्शन मिलता है। और डीजीज कॉन्फ्रेंस के दौरान भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे 3 दिन तक कैंप किया था। जी, देश भर के डीजीज आए थे, उनके एक्सपीरियंस को उन्होंने सुना और फिर आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर क्या क्या चैलेंजेज हैं इसके लिए उन्होंने कुछ गूढ़ मंत्र भी दिए उन लोगों को। तो उस दौरान मुझे सौभाग्य मिला था कि प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ क्षण, कुछ समय व्यतीत करने मंत्र का आपको भी मिला? उन्हीं मुद्दों पर। उनका एक ही होता है कि इस विकास की योजनाओं पर मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें विकास के लिए और सुशासन के मुद्दे को प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर विश्वास करना होगा। इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा जी। और उन मुद्दों पर हम लोग निरंतर आगे कार्य। देश की बहस हमारे कार्यक्रम में हम जब बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के नेताओं से, तो एक बात का वो बार बार जिक्र करते हैं और कहते हैं कि योगी जी से जब भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। वो है उनकी पेंशन स्कीम। वो कह रहे हैं कि हम पेंशन स्कीम हमारी है, वो उनकी पेंशन स्कीम है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री में भी बांटने की बात कर रहे हैं इस बार, बहुत कुछ फ्री में देने की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश का सालाना जो बजट है वो 5 लाख करोड़ है, कर्जा जिस सूबे पे 6 लाख करोड़ है, तो ऐसे में क्या ये फ्री के वादे पूरे हो सकते हैं? और पेंशन स्कीम का सच क्या है? देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी या अन्य दल जो फ्री की बात कर रहे हैं, इनको वास्तविकता की कोई जानकारी वास्तव में है नहीं। जिस फ्री बिजली की बात कर रहे हैं ये लोग, इनके समय में तो बिजली नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली 2017 के बाद मिलनी प्रारंभ हुई है। 24 घंटे जो बिजली दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। तो जो लोग बिजली नहीं देते थे वे फ्री में करेंगे कहां से? लेकिन देखिए, फ्री का लालच बहुत गड़बड़ वाला होता है। केजरीवाल जी ने दिया, दिल्ली वाले मान गए। तो दिल्ली के लोग इसीलिए दुर्गति भी झेल रहे हैं। उस दुर्गति को अभी तो दिल्ली के लोग देख रहे हैं। ये फ्री का लॉलीपॉप दिखा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के सिवाय कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा घोटाला किया था बिजली के उत्पादन के रूप के क्षेत्र में जी। 5,000 करोड़ रुपए का बोझ उत्तर प्रदेश की जनता पर बेवजह पड़ता था। ये 5,000 करोड़ रुपए का बोझ किस बात का? यानी जो बिजली सोलर पावर से हमें आज के दिन पर 1.25 रुपए से 2 रुपए में पड़ रही है, हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में जो बिजली हमें 4 से 5 या 6 रुपए के अंदर पड़ जाती है, उस बिजली का इन्होंने जो पावर परचेज एग्रीमेंट किया था वह क्या था? 17 रुपये 18 रुपये में।
और आप उसको उपयोग करें न करें, आपको उतना पैसा उनको देना ही देना था। इस 5-5.5 हज़ार करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष सालाना उत्तर प्रदेश की जनता पे बोझ पड़ता था। हमारी सरकार आई, हमने उसको रिजेक्ट किया। फिर सस्ती बिजली लेना प्रारंभ किया और फिर यहाँ पे प्रोडक्शन किया। 1947 से 2017 के बीच में कुल जितना पावर प्रोडक्शन यूपी में हुआ है जी। और आज जितना हो रहा है उसमें से 1/3 17 से 21 के बीच में हुआ है। तो एक ये लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ना उनको सत्ता में आना है, लेकिन हम लोग जनता को इतना गुमराह कर लेंगे कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि उनके पिछले कारनामे इतने बड़े बड़े हैं कि वह उसके सामने कोई जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए वे कुछ भी बोल लें। दूसरा है पेंशन स्कीम का सच। मैंने पहले ही कहा कि इसमें 2 प्रकार की पेंशन है। एक पेंशन है वृद्धजनों की, विधवा महिलाओं की और दिव्यांगजनों की, जिस पेंशन को इन्होंने बंद कर दिया था। 1 करोड़ परिवार हैं ये, जिन 1 करोड़ परिवारों को पेंशन बंद करके इनके पेंशन की राशि इन्होंने समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को देने का कार्य किया था। हमने वो बंद की थी। हमने कहा पेंशन किसी पार्टी के कैडर को नहीं दी जाती, ये ज़रूरतमंदों को दी जाती है। और हमने फिर से प्रदेश के अंदर सर्वे करवा करके जी 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिला और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं हम लोग वर्तमान में। एक पेंशन की स्कीम ये है जिसमें इनका एक वहाँ घोटाला सामने आया था समाजवादी पार्टी का। दूसरा है न्यू पेंशन स्कीम। ये प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का है। ये न्यू पेंशन स्कीम उन कर्मचारियों का है जो कर्मचारी 2004 के बाद प्रदेश की सेवा में आए हैं। ये कर्मचारी, ये न्यू पेंशन स्कीम अखिलेश जी के ही पिताश्री ने लागू की थी 2004 में। आज जो कहते हैं हम नई पेंशन स्कीम बंद करेंगे और पुरानी लागू करवाएंगे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 2004 में लागू किसने की? तब तो उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बुरी थी तो इन्होंने लागू क्यों की? 2003 से लेके 2007 तक मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ये लोग समाजवादी पार्टी तब मौन थी। 2012 से 17 के बीच में 5 वर्ष तक अखिलेश जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब वह मौन थे। और मौन ही नहीं थे, इन्होंने एक और उस समय कारनामा किया था कि 2004 से 2018 तक, यानी 2004 से 17 तक तो इन्हीं की सत्ता थी। बीच में 5 वर्ष मायावती जी थी। इसके तहत होना ये चाहिए था कि हर कर्मचारी का एक नया अकाउंट खुलता और उस अकाउंट में, चूंकि वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर हर कर्मचारी के वेतन में भारी बढ़ोतरी हुई थी, उस बढ़ोतरी के क्रम में 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी का और 10% स्टेट गवर्नमेंट का उसमें होता और उस अकाउंट में जमा होता। वह राशि 20 वर्ष में इतनी होती कि 20 वर्ष के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर हो तो पुरानी पेंशन की स्कीम की तर्ज पर वह पेंशन, उससे ज़्यादा पेंशन का हकदार बन जाता। आप आश्चर्य करेंगे, 2004 से 2017 के बीच में एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खुला। जब अकाउंट ही नहीं खुला तो फिर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट का होता वह भी नहीं जमा हुआ जी। जब 2018 में कर्मचारी संगठनों ने मुद्दा मेरे सामने रखा तो मैंने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी ने मेरे सामने संस्तुति की कि साहब ये तो इन कर्मचारियों के साथ अन्याय सचमुच हुआ है, इनके अकाउंट खुलने चाहिए थे, नहीं खोले गए। 10,000 करोड़ रुपए इनका बकाया है जो राज्य सरकार को देना है। फिर मैंने 10,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के अकाउंट में जमा करवाए और जमा करवाने के बाद फिर मैंने कहा भी इसका कैलकुलेशन करिए, क्या 20 वर्ष की कंट्रीब्यूशन जमा होने के बाद जब वह कर्मचारी 20 साल के बाद अगर रिटायर्ड होता है तो क्या वेतन का आधा वह पेंशन पा पाएगा? तो वहाँ हाँ पा तो सकता है,
लेकिन अगर इसमें कुछ और बढ़ोतरी हो तो मैंने स्टेट का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा के 14% किया। यह भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है, अखिलेश जी ने नहीं किया है। अखिलेश जी का कारनामा तो सबके सामने है और उनको पता ही नहीं होगा सब क्या है, क्योंकि 12 बड़े बड़े बाप के पुत्र हैं, 12 बजे सो कर के उठते हैं, फिर अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया है, अपनी मित्र मंडली है, तो ये सब तो जो उनके सामने कोई दे देगा उसको बोल लेते हैं। उनके समर्थक बहुत नाराज़ हैं, जो आपने उनके दिनचर्या बताई थी, उनके समर्थक बहुत नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि ऐसे थोड़ी कि वो भी जल्दी उठते हैं, वो भी काम करते हैं। हम भी मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी जिस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति इस बात को देखता है कि भाई कब जल्दी है कब नहीं है, उसको कोई क्या कह सकता है। और समर्थक तो उनके हमेशा जो है उनको नाराज़गी तो कॉमन मैन से भी नाराज़गी दिखती है, व्यापारियों से भी उनकी नाराज़गी दिखती है। उनको जब अवसर मिलता है थोड़ा प्रदेश के अंदर उनको अवसर मिले तो फिर थाने में लूटपाट शुरू कर दें, सरेआम बाजार में लूटपाट और गोलीबारी शुरू कर दें। उनके समर्थकों को अवसर मिले तो वह कहीं भी आगजनी में बड़े माहिर हैं। आप तो सीधे सीधे उन्हें गुंडा कह रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, उनसे क्या बोलूँ, फिर मैं उनको धर्मात्मा बोलूँ? जो जैसे होगा तो वही तो बोलूँगा मैं। और मैं नहीं बोलता, मैं तो कहते मैं क्या कर रहा हूँ, तो प्रदेश का आम जनता बोलती है। ये जो लाल टोपी है, लाल टोपी रेड अलर्ट है, सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, विकास के लिए। वो तो आजकल लाल पोटली लेके जा रहे हैं प्रतिज्ञा की। हाँ, तो ये तो मुजफ्फरनगर के किसानों के खून से सनी हुई पोटली है। मुजफ्फरनगर दंगों में जो जिन किसानों ने अपनों को खोया है, उन किसानों के दर्द को पूछो तो, सचिन और गौरव के परिवार के सदस्यों से पूछो तो, जिन 60 किसान परिवारों के निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी उनसे पूछो तो इस पोटली में क्या है। योगी जी, आपने हमारे साथ तमाम विपक्ष के आरोपों के सवालों का और हमारे सवालों का, जनता के बीच के सवालों का बहुत बेबाकी से जवाब दिया है और विकास कार्य भी गिनाए हैं। अब बस आपसे इजाज़त भी लेंगे और एक आखिरी सवाल के साथ लेंगे। हमने हर बार देखा है जब कई चरणों का चुनाव होता है, शुरुआत विकास से होती है, अच्छी बातों से होती है, लेकिन अंत आते आते बयान क्या शक्ल ले लेते हैं, क्योंकि आप सन्यासी भी हैं और सियासी भी हैं, दोनों जिम्मेदारी हैं आपके ऊपर। तो वो सवाल क्या शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम जात पात जहर उगलने वाले बयान, क्या इस बार भी वही दिखेगा या कुछ बदलाव यहाँ भी आएगा? देखिए, मैं एक योगी हूँ और मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ और जो करता हूँ वही बोलता भी हूँ। और मैं यही कह सकता हूँ कि जो सच होगा वही बोलेंगे, जो किया है वही बोलेंगे और जो करेंगे वही बोलेंगे। जो सच्चाई होगी उस सच्चाई को बोलने से हिचकेंगे भी नहीं, और जो नहीं होगा जो राजनीतिक लाभ और हानि को देख करके उस मुद्दे को छूने का प्रयास भी नहीं करेंगे। योगी जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि आने वाले चरणों में हम दोबारा बातचीत करें। और इस सवाल से ही मैं शुरुआत करूंगी कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या बोला जा रहा है सच के साथ। धन्यवाद न्यूज़ नेशन को इस संवाद के लिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया सर।